अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो बेसिक वीडियो है ना हमारी, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो मोस्टली स्टूडेंट डिस्कस करते हैं और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स उनमें भी आता है। तो ये टॉपिक बड़ा मज़े का होने वाला है। तो हमने इस टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा मज़े से करना है, ताकि हमारी जो इसके बारे में ग्रिप है, जो इसके ऊपर हमारी जो एक अथेंटिकेशन है, वो हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो पीपीएससी के एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको करते हैं और फिर देखते हैं क्या ये वाकई मुश्किल था या हमें लगता था। तो जैसा कि टॉपिक है, आज हमारा जो टॉपिक है ये है सिमेट्री ऑपरेशंस एंड एलिमेंट्स। सिमेट्री ऑपरेशंस या एलिमेंट्स ये होते क्या है? सबसे पहले हमें सिमेट्री ऑपरेशन का पता होना चाहिए। सारा कोई भी ऑपरेशन जो है वो कोई ना कोई एक्ट होता है, कोई एक्शन होता है, कोई ना कोई अमल होता है। तो सिमेट्री ऑपरेशन क्या है? क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री के अंदर तरह तरह के मॉलिक्यूल्स, तरह तरह के स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें उनमें देखना पड़ता है कि कौन सा जो एलिमेंट है उसके अंदर सिमेट्री है, कौन सा कंपाउंड जो है उसके अंदर सिमेट्री है, कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर सिमेट्री है। तो इस लिहाज से हमें मॉलिक्यूल्स को देखना पड़ता है। अब सिमेट्री जो है वो एक तरह से नहीं देखी जाती। मिसाल के तौर पे आपको एक ह्यूमन एग्जांपल देता हूँ मैं। एक इंसान है, अगर मैं ऐसे उसके हाथ रख दूँ यहाँ पे सेंटर में बिल्कुल, अगर उसका ये वाला पार्ट उसके इस वाले पार्ट से एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो तो मैं कहूँगा ये सिमेट्रिकल है, सही है। लेकिन अगर मैं और तरह से सिमेट्री देख रहा हूँ, ये एक एलिमेंट हो गया कि मैं उसके अंदर से एक प्लेन गुजार रहा हूँ, सही है ना, मैंने यहाँ से इसको काट दिया और उसकी ये वाली साइड एग्जैक्टली उसकी ये वाली साइड की इक्वल थी, तो वो सिमेट्रिकल है। ये एक एलिमेंट था सिमेट्री का। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या, फिर दूसरा जो आता है, मैं अपने अंदर से एक रॉड गुजारता हूँ, यहाँ सर से गुजारा और पाँव के यानी कि सेंटर से मैंने बॉडी के गुजार दिया। अब मैं उस सेंटर के उस एक्सिस के गिर्द ऐसे घूमता हूँ। तो घूमने के बाद जब मैं ऐसे पहुँचा, इस साइड पे आया, उल्टी दिशा में, उल्टी सम्मत में जब मैं पहुँचा, तो क्या मेरी जो पहली पोजीशन थी वो मेरी जो बाद में आने वाली पोजीशन है उसके साथ आइडेंटिकल थी? नहीं। फिर मैं एक और यहाँ से एक और साइकिल लेके इस तरह घूम के इस साइड पे आ जाऊँगा। जब मैं घूम के इस साइड पे आऊँगा ना, तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो पहले वाली पोजीशन थी मैं एग्जैक्टली उसी पोजीशन में आ गया, तो मतलब ये मैं सिमेट्रिकल हूँ। तो मतलब मेरी सिमेट्री जो थी वो 360 एंगल पे थी, मतलब मैं 360 एंगल पे घूमा हूँ, फिर जाके मेरी वही पोजीशन आई है जो मेरी स्टार्ट पे थी। तो ये एक और एलिमेंट अप्लाई किया मैंने। तो इस तरह मैं आपके सामने जो एग्जाम्पल दी है वो दो, एक प्लेन की दे दी और दूसरी मैंने एक्सिस की दे दी। तो इसी तरह जो सिमेट्री है ना किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी कंपाउंड की, केमिस्ट्री के अंदर, हम सिमेट्री एलिमेंट्स के ज़रिए उनको परफॉर्म करते हुए, यानी कि सिमेट्री ऑपरेशंस को चलाते हुए हम उसकी सिमेट्री को चेक करते हैं। तो सिमेट्री को चेक करने के लिए बहुत ही एक इजी सा मेथड है जो हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे। सबसे पहले हमें समझ आनी चाहिए कि व्हाट इज सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री ऑपरेशन इज़ एन एक्शन ऑफ ए रोटेशन और रिफ्लेक्शन। हम या तो रोटेट करते हैं चीज़ को या उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। एन एक्शन ऑफ रोटेशन और रिफ्लेक्शन और बोथ दैट लीव्स एन ऑब्जेक्ट इन एन ओरिएंटेशन इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द ओरिजिनल वन। इसका कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा ऑपरेशन होता है, जो सिमेट्री ऑपरेशन है, ये एक ऐसा अमल है जिसमें हम अपने मॉलिक्यूल को या तो घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, या उसकी रिफ्लेक्शन चेक करते हैं। और उसको रिफ्लेक्शन को इस तरह चेक करते हैं कि जिस तरह ओरिजिनल मॉलिक्यूल था, जो बाद में आने वाली रिफ्लेक्शन है या रोटेट करने के बाद में आने वाली जो उसकी प्लेसमेंट है वो इनडिस्टिंग्विशेबल हो। मतलब ये कि पहले वाली में और जो अब आई है घुमाने के बाद या उसको रिफ्लेक्ट करने के बाद जो उनकी प्लेसमेंट आई है वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब बिल्कुल एक जैसी है। तो इस ऑपरेशन को हम सिंपली क्या कहते हैं, इन ऑपरेशन को, इन एक्शंस को हम सिंपली कहते हैं सिमेट्री ऑपरेशंस। क्यों? क्योंकि हम ये जो एक्शन है ये सिमेट्री चेक करने के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया सिमेट्री ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस की तो समझ आ गई। अब ये जो ऑपरेशंस हैं ये किए कैसे जाते हैं, तो एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने है। लेट्स सपोज वी हैव ए मॉलिक्यूल ऑफ H2O। हमारे पास एक H2O मॉलिक्यूल है। अब इन दोनों H को मैं क्या करता हूँ, सेम कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास डिस्टिंग्विश नहीं होते, दोनों H बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अगर ये दोनों H आप इसमें फ़र्क नहीं कर सकते। अगर मैं इनके बीच में से एक इमेजिनरी लाइन गुजारता हूँ, एक एक्सिस बना दिया मैंने, अब उस एक्सिस के गिर्द मैं इस मॉलिक्यूल को रोटेट करता हूँ। जब मैं उस मॉलिक्यूल को, ये आपके सामने है, ये मॉलिक्यूल H2O का ऐसे है, ऐसे मॉलिक्यूल है, और मैंने यहाँ से एक रॉड गुजार दिया। अब इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमाऊँगा तो ये मॉलिक्यूल ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें पहली पोजीशन क्या है कि ये जो ग्रीन मार्कर है ये लेफ़्ट साइड पे है और ये जो मार्कर है ये राइट साइड पे है।
तो जब मैंने इसको पहली रोटेशन की तो ब्लैक वाला यहाँ पे आ गया और राइट वाला इधर चला गया, तो ये एक रोटेशन हो गई। अब इस एक और रोटेशन को मैं एक बार और करता हूँ तो वो जो एग्जैक्ट पोजीशन थी जो इसकी पहले थी एग्जैक्टली वही पोजीशन आ गई। ग्रीन जो है वो लेफ़्ट साइड पे और वो वाला राइट साइड पे। तो इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो आपके सामने मार्कर डिफरेंट थे, आपको पता चल गया, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर एच दोनों एक जैसे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा? अब मैं इसको पहली रोटेशन करता हूँ ना, तो पहली रोटेशन करने के नतीजे में मेरे पास ये वाली पोजीशन आ जाएगी। मतलब मैं कहूँगा यार ये तो वही चीज़ आ गई, यानी कि मेरे पास जो H2 आया वो वही, ये देखें ऐसे ही आ गया। तो बिल्कुल इनडिस्टिंग्विशेबल पोजीशन आ गई जैसे पहले था। अगर मैं इसको अगेन घुमाता हूँ उसी लाइन उस एक्सिस के अगेन उसके अराउंड, तो मेरे पास ये वाला मॉलिक्यूल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ज़रा, ये भी बिल्कुल वैसा ही, मुझे यहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। मैं ऐसे उसको एक ही रोटेशन में उसको रोटेट करता हूँ तो बिल्कुल वैसा ही मॉलिक्यूल आ जाता है जैसा मेरे पास पहले था। थर्ड रोटेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन भाईजान हमने करना क्या है, आप इमेजिन कर लो, सपोज़ कर लो कि हमारे जो एच हैं वो डिफरेंट हैं, मतलब है तो एक जैसे, मैंने इनका कलर डिफरेंट कर दिया ताकि मैंने देखना कि क्या वो वाला एच जो पहले जहाँ पे था क्या रोटेशन के बाद उसी जगह पे आता है। तो देखते हैं। अब देखें ज़रा, जब मैंने इसको रोटेट करूँगा ऐसे 180 डिग्री पे, ऐसे 180 डिग्री पे रोटेट किया तो ये वाला एच इधर नहीं चला जाएगा? तो क्या वही पोजीशन आ रही है जो ओरिजिनल वाली थी? नहीं, वही पोजीशन नहीं आ रही। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक बार और रोटेट करूँगा। जब इसको एक और बार रोटेट करूँगा तो ये ग्रीन घूम के इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा यहाँ पे। तो अब ये वाली जो थर्ड पोजीशन है, ये जो थर्ड मेरे पास मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री आई है वो बिल्कुल पहले वाले मॉलिक्यूल के सेम है। तो अब ये जो है इनमें मैं बिल्कुल भी किसी भी तरह से फ़र्क नहीं कर सकता। अब मैंने यहाँ पे जो एलिमेंट अप्लाई किया है, जो सिमेट्री ऑपरेशन लगाया है, कौन सा एलिमेंट मैंने लगाया? मैंने एक्सेस पास किया है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अब आपको ऑपरेशन की समझ आ गई होगी कि ऑपरेशन किस लिए अप्लाई किया जाता है। ऑपरेशन जो है या तो ये रोटेशन है या फिर ये रिफ्लेक्शन है। या तो हम अपने मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं या फिर हम अपने मॉलिक्यूल की रिफ्लेक्शन देखते हैं। उसको देखते हुए हमें पता चलता है कि आया कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो ये हम बेसिकली करते हैं। अब सिमेट्री ऑपरेशंस को करने के लिए जो जो एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं उन एलिमेंट्स को हम आपके सामने डिस्कस करने लगे। सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है आइडेंटिटी। सेकंड वन इज़ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है CN से। थर्ड वन इज़ प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको सिग्मा से। तो फोर्थ वन इज़ सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको I के साथ। और जो नेक्स्ट वाला है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री I, इन प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये इन प्रॉपर। इसको ज़रा ना ट्रेल से हम देखेंगे, ये तकरीबन मिलता जुलता ही है। तो अब एलिमेंट की पहले तारीफ कर लें। व्हाट आर सिमेट्रिकल एलिमेंट्स, यानी कि सिमेट्रिक एलिमेंट्स क्या हैं, उनकी डेफिनेशन कैसे है। अगर पेपर में आ जाए, हाउ वी कैन पुट दैट ऑन द पेपर, हम इसको पेपर पे कैसे लिख सकते हैं। तो फर्स्टली इसकी डेफिनेशन क्या है, ये एक लाइन हो सकती है, ये एक प्लेन हो सकता है या फिर पॉइंट हो सकता है। ए लाइन, ए प्लेन और ए पॉइंट, कुछ भी हो सकता है। इन और थ्रू एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के अंदर है या उसके आर पार गुजर रहा है। अबाउट विच, जिसके इर्द गिर्द या जिसके बारे में ए सिमेट्रिक ऑपरेशन इज़ परफॉर्म्ड, जिसके अराउंड या जिसके सराउंडिंग में सिमेट्रिक ऑपरेशन किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी, ये मार्कर देखिए, एक प्लेन हो सकता है जो इसको काट रहा है, एक एक्सिस हो सकता है जो इसके अंदर से गुजर रहा है, इसको घुमा के हम चेक कर सकते हैं, या फिर एक पॉइंट हो सकता है जिसके ज़रिए हम देख सकते हैं कि हमारा जो केमिकल है, हमारा जो कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, वो सिमेट्रिकल है या नहीं। उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स। तो सिमेट्री एलिमेंट्स मुश्किल नहीं है, या तो प्लेन है या फिर ये पॉइंट है या फिर क्या है, या फिर ये किसी भी तरह का कोई एक्सिस है। तो हम इस तरह इसको लेके चलते हैं। तो ये आपके सामने मैंने आपके सामने इनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी लिख दिए, एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशंस भी लिख दी, E, CN, सिग्मा, IN। तो ये हमारे पास 5 सिमेट्रिक एलिमेंट्स हैं। बाय यूजिंग दैट वी ऑपरेट आर सिमेट्रिक ऑपरेशंस। सो सबसे पहला जो आइडेंटिटी जो है, इसको एक्सप्लेन नहीं करना मैंने, और ये वैसे ही सिंपल सा है। आइडेंटिटी क्या होता है भाई? आइडेंटिटी होता है, इसको मैं एग्जांपल के साथ इलस्ट्रेट तो करूँगा। आइडेंटिटी जो एलिमेंट है, ये हर मॉलिक्यूल के अंदर, केमिस्ट्री का हर मॉलिक्यूल हैज़ E एलिमेंट। ये जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये हर मॉलिक्यूल में होता है। तो इसकी कोई वजह नहीं है कि ये हो या ना हो। लेकिन अगर अकेला सिमेट्री एलिमेंट यही आइडेंटिटी ही हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल हो। अकेले E का होना मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकल नहीं बनाता।
तो आइडेंटिटी जो है ये सिर्फ वैसे ही किसी मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसकी कोई ना कोई आइडेंटिटी है, तो ये भी सिमेट्री है। लेकिन आइडेंटिटी जो है, ये एलिमेंट हम आइडेंटिटी के तौर पे लेते हैं, ये सिर्फ उसकी शनाख्त करता है, उसको एक्सप्लोर करता है, अदरवाइज़ उसका कुछ नहीं करता। बस यही आपने याद रखना है कि आइडेंटिटी जो है ये हर मॉलिक्यूल के अंदर होती है। सेकंड वन जो मैंने आपको बताया है प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री या फिर एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा देखना है आपने। एक्सेस ऑफ सिमेट्री एक्चुअली है क्या? हम अपने मॉलिक्यूल के बीच में से, हमारा जो मॉलिक्यूल है, हम अपने मॉलिक्यूल के अंदर से एक एक्सेस पास करते हैं। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि एक्सेस आपने सेंटर से पास करना है। हम अपने मॉलिक्यूल के सेंटर से एक एक्सेस पास करते हैं और उस एक्सेस के अराउंड फिर उस मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं, और रोटेट करते करते देखते हैं कि वो मॉलिक्यूल जहाँ पे था, क्या रोटेशन के बाद या कितनी रोटेशन के बाद मॉलिक्यूल दोबारा उसी पोजीशन में आ गया। अब इस चीज़ को इलस्ट्रेट करने के लिए मैंने अमोनिया की एग्जांपल आपके सामने रखी है। इस स्ट्रक्चर को गौर से देख लें कि अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है ये प्लेनर नहीं होता। आप पंखा देख रहे हैं, पंखे का जो ऊपर वाला जो रॉड होता है उसको काट दें और परों को थोड़ा सा बेंड कर दें, तो अमोनिया का मॉलिक्यूल इस तरह का होता है, इस तरह। इसके जो एच बॉन्ड्स हैं, जो एच हैं, वो थोड़े से नीचे की तरफ होते हैं, ऐसे ट्राइपॉड की तरह। अब ये मैंने आपके सामने मॉलिक्यूल ड्रा कर दिया ऐसे। अब इस मॉलिक्यूल के बीच से मैं क्या गुजार रहा हूँ, एक्सेस गुजार रहा हूँ। ऐसे एक्सेस मैंने नाइट्रोजन के अंदर से गुजार दिया। अब इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे घुमाऊँगा ऐसे, और देखूँगा कि कितनी रोटेशंस के बाद मेरा मॉलिक्यूल एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे आता है जिस पोजीशन पे मैंने स्टार्ट पे उसको रोटेट करना शुरू किया था। देखें ज़रा, ये मेरे पास अमोनिया, जैसे मैंने बताया, मैंने नाइट्रोजन के अंदर से एक रॉड गुजारा, ये अमोनिया, ये नाइट्रोजन है इसका, और मैं नाइट्रोजन के अंदर से एक रॉड यानी कि एक्सेस पास कर रहा हूँ और इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट कर रहा हूँ। अब इस मॉलिक्यूल को जब मैंने इस एंगल में इस साइड पे रोटेट किया, तो ये देखें, ये वाला मेरा एच जो है यहाँ पे नहीं आ जाएगा, और ये वाला एच जो है यहाँ पे चला जाएगा, और ये रेड जो है ये इसकी पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसको 120 के एंगल पे अगर मैं घुमाऊँगा तो ये पोजीशन आएगी। तो अभी देखें, ये एग्जैक्टली वही नहीं है जो स्टार्ट पे थी। ये बात हमेशा याद रखें, मैंने H2O के एग्जाम्पल के अंदर आपको बता दिया है कि H मैंने कलर इसलिए किए हैं ताकि मैं एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड कर सकें। ये H सारे के सारे सेम हैं, इनमें कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है, सारे के सारे बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल को समझने के लिए इसलिए मैंने इनकी कलरिंग की ताकि मैं रोटेशन के बाद पता चल जाए कि अभी मॉलिक्यूल जो है वो एग्जैक्टली सिमेट्री में आया है या नहीं आया। अब जब मैं इसको पहला रोटेट करूँगा तो ये वाला एक दूसरे की पोजीशन ले लेंगे, ये वाला घूम के इधर आ जाएगा, ये वाला घूम के इधर आ जाएगा, और ये ग्रीन वाला इधर आ जाएगा, ये वाली पोजीशन आ जाएगी। और ये वाली पोजीशन देखें एग्जैक्टली इस जैसी है नहीं, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको एक बार और रोटेट करूँगा उसी एक्सिस के राउंड। ये एक्सिस के बीच में से गुजरा, अब इसको मैंने एक बार और रोटेट किया। जब मैंने इसको एक बार और रोटेट किया 120 पे, तो ये वाला जो ब्लैक वाला था ये इस पे जगह पे आ गया, ये वाला इसकी जगह पे आ गया, और ये वाला इसकी जगह पे आ गया। देखें ज़रा, ग्रीन वाला आगे चला गया, रेड वाला उसकी जगह पे आ गया, और जो ब्लैक वाला है वो रेड वाले की जगह पे आ गया। क्या अभी भी वही वाली पोजीशन आई है, ग्रीन ब्लैक रेड आई है? नहीं, अभी इसको एक बार और हमने रोटेट करना है। सही है, इसको हमने एक बार और रोटेट करना है। मैंने इसको एक बार और रोटेट किया उसी एक्सिस के अराउंड 120 के एंगल के साथ, तो मेरे पास एग्जैक्टली वही वाली पोजीशन आ गई जो मेरे पास स्टार्ट पे थी। अब ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ इनडिस्टिंग्विशेबल है, कोई फ़र्क नहीं है, सेम। तो मतलब ये कितनी रोटेशंस मैंने की? मैंने 3 रोटेशंस की। तो 3 रोटेशन जो है ये CNN जो है ये नंबर ऑफ़ रोटेशंस है। तो आप इसको कह सकते हैं कि अमोनिया का मॉलिक्यूल जो है वो इनडिस्टिंग्विशेबल पोजीशन में आता है जब मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन करता हूँ C3। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एग्जांपल देखें। बेंजीन जो है, बेंजीन के अंदर सारे के सारे कॉर्नर 6 कॉर्नर्स हैं, और 6 के 6 जो कॉर्नर्स हैं वो तकरीबन एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। अब बेंजीन को खुद आप लगाएं, ये ऐसे मैं आपको जो बेंजीन दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल ऐसे भी नहीं दिखा रहा और ऐसे भी नहीं दिखा रहा। मैंने बेंजीन थोड़ी सी आपको ऐसे करके दिखाई हुई है, सही है। अगर मैं बेंजीन को ऐसे कर लेता हूँ और इसके सेंटर से मैं पास करता हूँ क्या, एक्सेस, और इसको घुमाना शुरू कर देता हूँ, जैसा कि देखें इसको बिल्कुल सीधा कर लिया और इसके अंदर से मैंने और इसको मैंने घुमाया। अब ये वाला जो कार्बन है ये इसकी पोजीशन पे कब आएगा? अब इसके 6 कोने हैं ना, तो मतलब ये है कि इसको मैं 6 टाइम्स अगर रोटेट करूँगा, 6 टाइम्स रोटेट करूँगा तो एग्जैक्टली वही पोजीशन आएगी जो स्टार्ट पे थी। 6 टाइम्स, क्योंकि पहली रोटेशन करूँगा C1 करूँगा तो ये वाला ग्रीन यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला रेड यहाँ पे चला जाएगा। अगर मैं एक और रोटेशन करूँगा यहाँ से ग्रीन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से रेड यहाँ चला जाएगा। अगर मैं एक बार और रोटेट करूँगा रेड यहाँ से यहाँ आ जाएगा
और ग्रीन जो यहाँ से यहाँ चला जाएगा। इस तरह मैं रोटेट करते करते 6 टाइम्स जब रोटेट करूँगा अपने मॉलिक्यूल को बेंजीन के, फिर मेरे पास वही वाली पोजीशन आएगी जो स्टार्ट पे थी। ग्रीन इस साइड पे, ग्रीन इस साइड पे, रेड इस साइड पे, रेड इस साइड पे। तो मतलब ये कि बेंजीन के अंदर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो 6 टाइम्स है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। काफ़ी ज़रा मतलब ये थोड़ा सा ईजी सा है, इतना टफ नहीं है। एक और एग्जांपल आपके सामने मैंने BF3 की रखी है। अब BF3 जो है अमोनिया की तरह नहीं है। अमोनिया ऐसे था जो मैंने आपको दिखाया, अमोनिया के ऐसे था, लेकिन BF3 बिल्कुल ऐसे है। सेंटर में B है और जो F हैं वो बिल्कुल प्लेन में, यानी कि अगर मैं इसको ज़मीन पे रखूँ तो सारे के सारे B भी ज़मीन पे लग रहा होगा, F भी लग रहा होगा, ये भी F, ये भी F, मतलब ये ऐसे है। बेंजीन और जो अमोनिया था वो ऐसे था, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे है। अगर इसके B के अंदर से मैं गुजारता हूँ रॉड, तो आप खुद ही मुझे बताएं कि कितनी रोटेशंस के बाद ये एग्जैक्टली ये भी अमोनिया की तरह 3 रोटेशंस के बाद आ जाएगा। कैसे? इसको अगर मैं 120 पे घुमाऊँगा ऐसे, तो ये वाला F इधर आ जाएगा, ये वाला F इधर आ जाएगा। अगर इसको मैं एक बार फिर घुमाता हूँ तो ये वाला जो F इधर आया था वो इधर आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। अगर फिर घुमाऊँगा तो वही वाला F जो इधर था वो दोबारा उधर आ जाएगा। तो मतलब 3 रोटेशंस के बाद C1, C2, C3। अब ये जो 3 रोटेशंस हैं ये 120 की हैं, क्योंकि एक पूरी रोटेशन 360 की होती है। तो 360 को 3 पे डिवाइड कर दें, कितना आता है 120। मतलब ये कि इनकी एक जो रोटेशन आ रही है वो 120 की आ रही है, और आफ्टर 3 रोटेशन दे विल गेट द एग्जैक्टली पोजीशन व्हाट दे हैव बिफोर। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है इसके बाद है प्लेन ऑफ सिमेट्री। आई होप आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री की समझ आ गई होगी। इतना ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ईजी है, और ये आपको MCQs में भी आ सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा BS लेवल पे, MS लेवल पे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अगर समझ लेंगे तो सारी लाइफ आपके ये काम आएगा कि व्हाट इज सिमेट्री, व्हाट आर सिमेट्रिक ऑपरेशंस, व्हाट आर सिमेट्री एलिमेंट्स एंड हाउ वी कैन यूज़ देम टू मेक आवर एलिमेंट सिमेट्रिकल। या हम चेक कैसे कर सकते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। सो दीज ऑपरेशंस आर मोस्टली यूज्ड फॉर चेकिंग द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो सिमेट्रिकल हैं नहीं है, ज्योमेट्री कैसी है, दीज ऑपरेशंस आर यूज्ड टू चेक दैट। तो उनकी टेस्टिफिकेशन के लिए, उनकी आप कह लें कि इन्वेस्टिगेशन के लिए हम ये वाले ऑपरेशन जो हैं ये इसको करते हैं। अब नेक्स्ट आ गया प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब आइडेंटिटी को भूल जाएं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को भूल जाएं, क्योंकि ये इनके साथ आप थोड़ा सा इमर्ज करेंगे ना तो आपके माइंड में ये निकल जाएगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन क्या होता है? प्लेन एक एक्चुअली एक कटर होता है, कट होता है, एक समझ लें इमेजिनरी है, सारी लाइन भी इमेजिनरी थी, पॉइंट भी इमेजिनरी है, प्लेन भी इमेजिनरी है। ये प्लेन जो है कटर है जो आपके मॉलिक्यूल को काट देता है। एक मॉलिक्यूल है उसको मैं ऊपर से काटता हूँ तो ये जो मेरा प्लेन होगा ये वर्टिकल प्लेन होगा। अगर एक मॉलिक्यूल को मैं ऐसे काटता हूँ, केक आपके सामने, केक आप बर्थडे पे केक लाते हो, काटते हो, केक आपने देखा होगा कि वो राउंड शेप में होता है। अगर आप उसको सेंटर में से काटते हो तो ये वाली साइड और ये वाली साइड एग्जैक्टली इक्वल है, तो मतलब ये केक सिमेट्रिकल है। अगर उसको आप ऐसे काटते हो हॉरिजॉन्टली तो उसका ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले पोर्शन के साथ अगर एग्जैक्टली मैचिंग है तो सिमेट्रिकल है। तो इस तरह जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये 2 तरह के होते हैं, वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा V एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा H। तो इसकी एग्जांपल आपके सामने क्या है? ये मेरे पास एक CCl4 है, मॉलिक्यूल है। CCl4 इज़ मोस्टली यूज इन, आपको पता है कि हम इसको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एज ए स्टैंडर्ड। CCl4 इज़ ए वेरी कॉमन मॉलिक्यूल, वेरी कॉमन कंपाउंड इन केमिस्ट्री दैट इज़ मोस्टली यूज इन लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर ये मोस्टली यूज़ किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं अब इसका, ये जो मॉलिक्यूल है ये भी प्लेनर है। मैं आपको मॉलिक्यूल थोड़े से ऐसे करके दिखा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे ऐसे मैं नहीं दिखा सकता। अगर ऐसे दिखाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा मैंने ड्रा क्या किया। तो बोर्ड पे मॉलिक्यूल्स को हमेशा ऐसे ड्रा किया जाता है, या थोड़ा सा उसको स्टैग्ड फॉर्म में ऐसे कर देते हैं। तो मैं मॉलिक्यूल को बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे करके दिखा रहा हूँ। अब इसको ऐसे करूँगा ना तो मतलब ये कि टेबल पर रखे जाएंगे, C भी टेबल पर टच करेगा, Cl भी करेंगे, सारे के सारे, मतलब ये जो है स्ट्रक्चर जो है ये प्लेनर है। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं अब एक इमेजिनरी प्लेन लेता हूँ, अब आपने इमेजिनरी प्लेन ऐसा लेना है जो सेंटर को कट करते हुए गुजरे। तो मैं यहाँ से वो प्लेन जो है, यहाँ से अगर मैं मॉलिक्यूल को यहाँ से काटता हूँ तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो मतलब ये कि इसके अंदर एक, मैं ऊपर से काट रहा हूँ वैसे, तो एक वर्टिकल इसके अंदर है, प्लेन सिमेट्री है इसके अंदर, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ, मैं यहाँ से एक कुल्हाड़ी लेके या यहाँ से कटर लेके इसको ऐसे काट देता हूँ, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ये भी एक दूसरे के साथ मैचिंग हो गए। तो मतलब ये है कि इसके अंदर 2, एक ये वाला और एक ये, 2 वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। अब हॉरिजॉन्टल कैसे हैं? हॉरिजॉन्टल कितने हैं? मैंने 1 लिखा हुआ है, कैसे 1 है?
अब इस मॉलिक्यूल को ऐसे था, इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे कर लें, ऐसे मॉलिक्यूल को अब आप ऐसे काटेंगे ना तो ये Cl भी आधा कटा जाएगा, ये भी कटा जाएगा, ये भी, मतलब इसका आधे Cl और H जो है ऊपर चले जाएंगे, Cl और कार्बन, और आधे Cl जो कटे हुए हैं वो नीचे आ जाएंगे। मतलब ये कि इसको मैं सेंटर से एक बार ही काट सकता हूँ, एक ऊपर वाला पोर्शन है, एक नीचे वाला पोर्शन। मतलब देयर इज़ वन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री इन CCl4 मॉलिक्यूल। अब बेंजीन के अंदर कितने बेंजीन देखें ज़रा, ऐसे दिखाई हुई है मैंने। पहले तो मैं बेंजीन को ऐसे काटूंगा, यहाँ से ऐसे एक वर्टिकल आ गया मेरे पास, फिर मैं बेंजीन को ऐसे काटूंगा, दूसरा आ गया, ये भी देखें ऊपर वाला नीचे वाला सेम है। फिर मैं ऐसे काटूंगा, ये भी देखें इधर वाला और इधर वाला सेम है। फिर मैं इसको ऐसे काटूंगा, ये भी देखें। तो मतलब ये है कि मेरे पास 6 जो है वो इक्वल आ जाएंगे, 6 हॉरिजॉन्टल जो हैं वो वर्टिकल जो हैं प्लेन्स इक्वल आ जाएंगे। आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे, क्योंकि ये भी सेंटर से जा रहा है। आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं। तो 3 तो ये हो गए, 1 2 और 3, और 3 ये वाले हो गए। आप ऐसे काटें 1, आप ऐसे काटें 2, और आप ऐसे काटें 3। तो इसके अंदर 6 वर्टिकल प्लेन्स हैं। आपने ये याद रखना है कि मॉलिक्यूल को सेंटर से हमने काटना है, सही है। अब नेक्स्ट जो है वो है इसके अंदर हॉरिजॉन्टल कितने हैं। हॉरिजॉन्टल मॉलिक्यूल को ऐसे दिखाया था, ऐसे कर लो, और यहाँ से छुरी फेर दो, यहाँ से इसको कट कर दो, ब्लेड लगा दो। तो आधा जो ऊपर वाला है और आधा जो नीचे वाला है, जिसके अंदर H भी आ रहे हैं, जिसके अंदर कार्बन्स भी आ रहे हैं, तो आधा ऊपर रह जाएगा, आधे H नीचे रह जाएंगे। आधे H मतलब 3H नहीं, मतलब कि जो 6 के 6 H कटे गए हैं उनके आधे आधे पार्ट्स, वो आधे नीचे रह जाएंगे, आधे ऊपर रह जाएंगे। मतलब हमारे पास 2 बेंजीन के बन जाएंगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, जो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है 1 हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी इजी था, 2 एग्जाम्पल के साथ, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये इन प्रॉपर एक्सिस ऑफ जो सिमेट्री है ना, इसके अंदर हमने 2 या 3 एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए हम फाइंड करते हैं। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय SN, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ SN। तो N इज़ द नंबर ऑफ रोटेशन दैट वी यूजली डू, जो हम यूजली डू करते हैं, किस लिए, फॉर चेकिंग द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। सबसे पहले देख लें, मैंने एक यहाँ पे इथेन लिया हुआ है, इथेन CH3 आपस में अटैच्ड, कौन सा मॉलिक्यूल है, इथेन है। CH3 दीज बोथ कार्बन आर डायरेक्टली अटैच्ड विद ईच अदर, दिस मॉलिक्यूल विल बिकम इथेन। ये इथेन मॉलिक्यूल है, लेकिन मैंने इसकी स्टैगर्ड फॉर्म ली है। स्टैगर्ड फॉर्म क्या ली है, मैंने उसके जो हाइड्रोजन है ऊपर वाले और नीचे वाले, उनको बिल्कुल आपके एक दूसरे के सामने नहीं रखा हुआ है। देखो ऊपर वाले जो 2 हैं, ये जो होती है ना, ये वाली जो कटिंग लाइन होती है, इसका मतलब ये इनटू द प्लेन है, ये आपके बोर्ड के अंदर है, और ये वाली जो है बोर्ड से बाहर है, और ये बिल्कुल बोर्ड के ऊपर है। तो ये देखें, एक ये शेप आ गई, एक ये शेप आ गई, ये ऊपर वाली और नीचे वाली बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। अगर इसको मैं घुमाता हूँ 6 टाइम्स, सही है, 6 टाइम्स घुमाने के बाद तो मेरे पास ये वाली पोजीशन आ जाएगी। आप ज़रा देखें, ज़रा ये सारे इस साइड पे चले जाएंगे और ये वाला इस साइड पे आ जाएंगे, तो मेरे पास ये वाली पोजीशन आ जाएगी। लेकिन ये वाली पोजीशन जो है डायरेक्टली इस पोजीशन के इक्वल नहीं है। अगर मैं इसको एक बार और घुमा के इस तरह ले आऊँगा तो वो तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, सिंपल प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लेकिन मैंने ऐसे नहीं करना, पहले मैं उसको रोटेशन करूँगा, रोटेशन के बाद उसके ऊपर प्लेन काटूँगा। अब जब ये वाली इसकी पोजीशन आ जाएगी, इसके यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल एक प्लेन मारूंगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर होगा आपका जो एक्सिस है, उस एक्सिस के परपेंडिकुलर आपने सेंटर में से एक प्लेन पास करना है। वो जो प्लेन है वो आपके मॉलिक्यूल को 2 पार्ट्स में कट कर देगा। अब वो जो ऊपर वाला पार्ट है वो एग्जैक्टली उसकी रिफ्लेक्शन आएगी, सही है। तो ये देखें, अगर ये वाला मॉलिक्यूल में ये वाला पार्ट जो है इसको मैं नीचे रख दूँ, इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगी ना, जब इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगी तो इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी आएगी, तो मेरे पास ये वाला मॉलिक्यूल आ जाएगा। इसकी रिफ्लेक्शन देखें, इसके सामने आएगी, इसकी रिफ्लेक्शन सामने आएगी तो सामने आ गई, इसकी रिफ्लेक्शन इसके सामने जाएगी, चली गई। तो ये वाला मॉलिक्यूल एग्जैक्टली इस मॉलिक्यूल के इक्वल नहीं है, बिल्कुल है। इट मीन्स इट हैज़ इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी कि इसके अंदर हम रोटेशन भी करते हैं और हम प्लेन भी यहाँ पे ऐड करते हैं। तो इस तरह के नतीजे में हमारे पास इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री आता है। ये ईजी सा है, टफ नहीं है। और लास्ट में हमने पढ़ना है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको मैंने बताया कोई भी पॉइंट हो सकता है, बहुत इजी है। सेंटर ऑफ सिमेट्री कैन बी ए पॉइंट इन द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल एंड बाय ड्राइंग सम लाइंस फ्रॉम दैट सेंटर टू ईच साइड ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अगर दोनों एटम्स एक जैसे आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एग्जांपल है BR, ये सेंटर है, मैं यहाँ से लाइन इधर को लगाता हूँ और यहाँ से लाइन इधर को, यहाँ एक लाइन इस सेंटर से पास करता हूँ तो वो लाइन एक जैसे एटम्स को कट करती है। जैसा कि देखें, मैंने यहाँ से एक लाइन पास की सेंटर से, तो एक जैसे मॉलिक्यूल्स को कट कर रही है, सिमेट्री है, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अगर इस सेंटर से मैं, ये सेंटर मैंने बनाया हुआ, इधर को लाइन पास करता हूँ, सिमेट्री है, H के साथ H गुजर है, तो इट मीन्स दिस मॉलिक्यूल हैज़
सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस तरह बेंजीन है, ये सेंटर इसका ले लिया मैंने, बेंजीन का ये मैंने सेंटर ले लिया, इस सेंटर से मैं ऐसे लाइन पास करता हूँ तो मैच हो रही है, कार्बन कार्बन। ऐसे पास करता हूँ, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ऐसे पास कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ऐसे पास कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ऐसे पास कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, हर तरह से सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रही है। तो बेंजीन इज आल्सो सेंट्री सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। इसके अंदर देख लो, यहाँ पे मैं सेंटर पुट करता हूँ, इधर को लाइन लगाई, सेंटर से गुजरी, कट किया दोनों Cl, इधर से लगाई, दोनों कट किया, सिमेट्री। तो मतलब ये है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, आपने अपने मॉलिक्यूल के सेंटर में एक पॉइंट लगाना है, उस पॉइंट से आपने दोनों साइड पे लाइन ड्रा करनी है। अगर वो दोनों लाइन एक जैसे एटम्स को टच कर रही है, इट मीन्स आपका मॉलिक्यूल जो है वो सेंट्रली सिमेट्रिकल है। दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर टुडे। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, और फर्दर इसके ऊपर आप थोड़ा सा वर्क करें, और भी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी, बुक्स देखें। और अगर किसी एग्जांपल में आपको कन्फ्यूजन आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको क्लियर कर दूँगा। और ये वाला जो है ये PPSC के अकॉर्डिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपके जो और भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको, मैं अगेन कहने लगा हूँ, अगर आपको और भी टॉपिक्स जो हैं जो आप समझना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ वीडियो अपलोड करने में, लेकिन वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ, तो उसके लिए माज़रत। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।